प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने आज से 15 साल पुराने डीजल वाहनों का डी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। आदेश लागू होने पर दिल्ली की सड़कों से करीब 2 लाख वाहन हट जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शादियों और अन्य कार्यक्रमों में पटाखे छोड़ने पर भी बैन लगा दिया है। हालांकि इसमें धार्मिक कार्यक्रम को अलग रखा गया है और 15 नवंबर को इस फैसले की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के मुद्दे पर आज एनजीटी ने एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कृत्रिम बारिश कराने की प्लानिंग पर कितना काम हुआ। फसलों का अवशेष जलाने के मामले पर कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पूछा कि ऐसा कर रहे कितने लोगों का चालान काटा गया है। एनजीटी ने कल तक चारों राज्यों से सवालों के जवाब देने को कहा है। हालांकि आज से ही दिल्ली में पानी के छिड़काव का काम शुरू हो गया है और उधर दिल्ली और एनसीआर में लगातार तीसरे दिन छाई धुंध और एयर पॉल्यूशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात के बीच आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने बैठक की अध्यक्षता की और राज्यों को प्रदूषण पर राजनीति न करने की नसीहत दी। बैठक में प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने साफ किया कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य सिर्फ 20% जिम्मेदार है। पॉल्यूशन की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए हैं। उद्योग संगठन एसोचैम के ताज़ा सर्वे में ये बात सामने आई है। दिल्ली एनसीआर के ऑफिसों में 5 से 10% कर्मचारी प्रदूषण की वजह से बीमार हो गए हैं, जिसके कारण छुट्टी पर होने से कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। एसोचैम ने पिछले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली एनसीआर की प्राइवेट और सरकारी कंपनियां करीब 150 कंपनियों में ये सर्वे किया है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान आया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मुंबई को वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए फडणवीस सरकार शुरू से ही कोशिश करे। गडकरी ने कहा कि दिल्ली की घटना से सबक सीखना जरूरी है और खतरे से पहले ही एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। ये पोल्यूशन ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। आप रोज अखबार में दिल्ली की स्थिति को पढ़ रहे हैं और मैं मुंबई का विशेष रूप से मेरी मुख्यमंत्री और सभी सांसदों से और एमएलए से प्रार्थना है कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए हम मुंबई में पोल्यूशन के लिए विशेष चिंता करें, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। और इसलिए हम भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैंने जेएनपीटी और बीपीटी को कहा है कि उनका जो गंदा पानी है वो समुद्र में छोड़ते थे, ये दोनों जगह हम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट डाल रहे ताकि हमारा एक बूंद भी पानी वहाँ नहीं जाएगा। उल्टा ये पानी इंडियन ऑयल और रिफाइनरी जो है यहाँ, इनके लिए हम काम में ला सकते हैं। चीन में प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। चीन में बीजिंग जैसे शहर में जगह जगह बड़े बड़े टावर्स बनाए गए हैं जो किसी बिल्डिंग की तरह लगते हैं और ये टावर स्मॉग को अपने अंदर खींचते हैं, जिसमें से कार्बन को फिल्टर करके साफ हवा को वापस पर्यावरण में रिलीज कर दिया जाता है। जो कार्बन बचता है उसका इस्तेमाल नकली डायमंड बनाने में किया जाता है। इसे बेचकर हुई कमाई को वापस हवा साफ करने वाले टावर्स बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय बाजारों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबारी सत्र में निफ्टी 8,500 के स्तर को भी पार कर गया, लेकिन कारोबारी सत्र के आखिरी मिनटों में आई थोड़ी बिकवाली के चलते बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुए। सेंसेक्स आज 185 अंक और निफ्टी 63 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। सोने चांदी में तेज गिरावट आ गई है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 350 रुपये लुढ़क कर 30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी का भाव 400 रुपये गिरकर 43,000 रुपये प्रति किलो के नीचे पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि एफबीआई ने हिलेरी को शुरुआती जांच में क्लीन चिट दे दी है। साथ ही यूएस नॉन फॉर्म पेरोल्स के आंकड़ों के मजबूती से सोने पर दबाव देखने को मिला है और अक्टूबर में यूएस में कंपनियों ने 1,61,000 नई नौकरियां दी हैं।
पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद क्रूड में रिकवरी देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर WTI क्रूड का भाव जोरदार तेजी के साथ $45 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड का भाव जोरदार तेजी से $46 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। फिलहाल WTI और ब्रेंट में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है और जानकारों का कहना है कि निचले स्तर पर खरीदारी से क्रूड की मांग बढ़ी। किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप ने दक्षिण भारत की कंपनी हेरिटेज फूड्स को खरीद लिया है। दक्षिण भारत में हेरिटेज फूड्स के 124 ग्रोसरी रिटेल स्टोर्स हैं और हेरिटेज फूड्स रिटेल के अलावा डेयरी, एग्री, बेकरी और रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में है। डील के तहत हेरिटेज फूड को फ्यूचर ग्रुप 1,78,00,000 शेयर जारी करेगा। हेरिटेज फूड्स सिर्फ अपने रिटेल बिजनेस को फ्यूचर ग्रुप को ट्रांसफर करेगी। डील के तहत फ्यूचर रिटेल में हेरिटेज फूड्स को 3.65% हिस्सेदारी मिलेगी। फ्यूचर ग्रुप और हेरिटेज फूड को सौदा 3 से 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। हेरिटेज फूड्स का मार्केट कैप फिलहाल 1900 करोड़ रुपए है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हेरिटेज फूड्स के को-फाउंडर हैं। We have a stated ambition that we want to grow our Big Bazaar chain, what we call the large store formats, and the small store formats we want to, by 2021 we are looking at getting into close to 4,000 stores, 3,000 run by us and 1,000 run by franchisees. So we went into an earlier acquisition of Nilgiris earlier. Before that we acquired Aadhaar as a retail chain. Recently we merged Easy Day business with us. जुलाई सितंबर तिमाही में ICICI बैंक का मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 2.5% बढ़कर 3,102 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 3,030 करोड़ रुपए रहा था। वहीं बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में मामूली इजाफा देखने को मिला है। So out of the slippages in the corporate sector, 80% has come out of the drill down list as well as the restructured portfolio. And during the quarter, specifically from the restructured portfolio, 1,231 crores slipped into NPA. So our restructured book is actually now down to about 6,000 crores, 6,300 crores. देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के लेंडर ICICI बैंक को सितंबर 2016 में समाप्त क्वार्टर के दौरान तगड़ा झटका लगा। बैड लोन्स के लिए प्रोविजनिंग 7 गुना बढ़ने से इस दौरान बैंक का प्रॉफिट 13% गिरकर 2,979 करोड़ रुपए रहा। So out of the slippages in the corporate sector, 80% has come out of the drill down list as well as the restructured portfolio. And during the quarter, specifically from the restructured portfolio, 1,231 crores slipped into NPA. So our restructured book is actually now down to about 6,000 crores, 6,300 crores. PNB की सब्सिडरी कंपनी PNB हाउसिंग की आज शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर 11% प्रीमियम के साथ NSE पर 860 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। वहीं BSE पर कंपनी का शेयर 863 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। कंपनी के शेयर का इश्यू प्राइस 775 रुपए प्रति शेयर था और कंपनी ने IPO के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये IPO 29.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। विजय माल्या ऐसे अकेले प्रमोटर नहीं हैं जो बैंकों का करोड़ों रुपए कर्ज लेकर फरार हो गए हैं। देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर्स पर हजारों करोड़ों रुपए का बकाया है और उनका कोई अता पता नहीं है। SBI की टॉप 100 डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ऐसी 6 कंपनियां हैं जिनका वास्ता विंध्यावासिनी ग्रुप से है और इसके प्रमोटर का कोई अता पता नहीं है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 82,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने 83 तेजस मार्क A1 एयरक्राफ्ट खरीदने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए है और इसके अलावा 15 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने को भी मंजूरी मिली है। इसकी कीमत करीब 2,911 करोड़ रुपए है।
इतना ही नहीं, काउंसिल ने 464 रशियन T-90 टैंक्स खरीदने की भी मंजूरी दी है। इसकी कीमत करीब 13,448 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 598 मिनी UAVs को भी खरीदने को मंजूरी मिली है। इसकी कीमत 1100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा काउंसिल ने नई ब्लैकलिस्टिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत अगर कोई कंपनी किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है तो उस पर कुछ सालों के लिए बैन लगाया जाएगा। सरकार ऑनलाइन फार्मेसी पर नकेल कस सकती है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को प्रस्ताव भेजा है। PMO ने DIPP के तहत कमेटी का गठन किया था। प्रस्ताव के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ऑनलाइन फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अनिवार्य होगा। इसके अलावा कंपनियों को फार्मासिस्ट रखना भी जरूरी होगा। इसके अलावा जिस शहर में कंपनी ऑपरेट करती है उसमें एक फार्मासिस्ट रखना जरूरी होगा और सिर्फ रजिस्टर्ड केमिस्ट के जरिए ही दवाओं का ऑर्डर पूरा करना होगा। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर अभी तक पेनल्टी नहीं लगी है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की सिफारिशों पर अभी तक अमल नहीं हो सका। ट्राई ने पेनल्टी लगाने के लिए टेलीकॉम विभाग को कमेटी का गठन करने को कहा था, लेकिन त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले की वजह से ट्राई की सिफारिशें अटकी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि DOT को टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का अधिकार नहीं है। सरकार इस मामले में अब अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय ले रही है और ट्राई ने RGO को POIs मुहैया नहीं कराने पर इन 3 टेलीकॉम कंपनियों पर 3050 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी। BSNL और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन ने रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए अनलिमिटेड लोकल कॉल्स का प्लान दिया है। वोडाफोन के ऑफर में प्रीपेड ग्राहकों को अनलिमिटेड लोकल कॉल्स और 3 GB डेटा केवल 449 रुपए में मिलेगा। वोडाफोन ने मुंबई, गोवा और महाराष्ट्र सर्कल में 3G 4G डेटा 297 रुपए में ऑफर किया है। फिलहाल ये सुविधा चुने हुए ग्राहकों को ऑफर की जा रही है। GMR एनर्जी टेनेगा नेशनल इन्वेस्टमेंट के बीच डील पूरी हुई है। इस डील के मुताबिक GMR एनर्जी में टेनेगा नेशनल ने 30% हिस्सा $30 करोड़ में खरीदा है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान में करेगी। NSCL घोटाले में मार्केट रेगुलेटर SEBI ने ब्रोकर्स के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस IIFL, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल और जियोफिन कॉमट्रेड को जारी किया गया है। ब्रोकर्स को 21 दिनों में नोटिस का जवाब देना होगा। NSCL मामले में ड्यू डिलीजेंस नहीं करने पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसके बाद सचिवों के पैनल ने जिग्नेश शाह मामले की जांच को कहा है। SEBI इस मामले की जांच कर रहा है। तंबाकू उत्पादक किसानों का कहना है कि तंबाकू को लेकर तय की जाने वाली पॉलिसीज में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। WHO FCTC की ग्रेटर नोएडा में चल रही कॉन्फ्रेंस में तंबाकू उत्पादक किसानों ने कहा कि उन्हें भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसे लेकर तंबाकू उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन भी किया। किसानों का आरोप है कि तंबाकू नियंत्रण की नीतियों को लागू करने की बात हो रही है, लेकिन किसानों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ब्लैकबेरी ने भारत में 2 नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन DTEC 50 और DTEC 60 लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कंपनी ने हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की भी घोषणा की है। इसके तहत भारत में ऑप्टिमस ब्लैकबेरी के हैंडसेट को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ब्लैकबेरी अब सॉफ्टवेयर बनाने पर फोकस करेगी और दोनों स्मार्टफोन्स की खास बात यह है कि इनमें खास सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। इन स्मार्टफोन्स में DTEC बाय ब्लैकबेरी ऐप भी दिया गया है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप को मॉनिटर करके बताता है कि कब आपका डेटा और प्राइवेसी खतरे में हो सकते हैं। ब्लैकबेरी DTEC 50 की कीमत 21,990 रुपये है और DTEC 60 की कीमत 46,990 रुपये रखी गई है।
टोयोटा ने अपनी मशहूर कार फॉर्च्यूनर को नए अवतार में उतारा है। न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर्स डीजल और पेट्रोल दोनों वर्जन में होगी। इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.8 लीटर का डीजल इंजन है। पुरानी कार के मुकाबले नई फॉर्च्यूनर हल्की है और दिल्ली में डीजल कार की एक्स-शोरूम कीमत करीब 31,21,000 रुपए रखी गई है, जबकि पेट्रोल कार की कीमत 27,61,000 रुपए से शुरू होती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के तौर पर लिंक्डइन ज्वाइन किया है। प्रियंका लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के तौर पर कुछ गिनी चुनी हस्तियों की जमात में शामिल हो गई है। अब तक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बायोकॉन की सीएमडी किरण मजूमदार-शॉ, पेप्सिको की चेयरपर्सन इंदिरा नूई, यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, एयर एशिया के टोनी फर्नांडिस और ओपरा विनफ्रे जैसे नाम है। लिंक्डइन का मानना है कि प्रियंका चोपड़ा के इस प्लेटफॉर्म पर आने से लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती को और कारोबार बढ़ाए जाने पर चर्चा हुई। इससे पहले ब्रिटिश पीएम थेरेसा और पीएम मोदी ने दिल्ली में चल रही भारत यूके टेक समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान ब्रिटिश पीएम ने भारतीय कारोबारियों के लिए वीजा नियम आसान किए जाने का भरोसा दिया। HCC के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने कहा कि यूके के साथ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ तेजी से मेक इन इंडिया करना है, सर्विसेज बढ़ाने हैं, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है और दुनिया से हमारा ट्रेड बढ़ाना है। यही बात है। और ट्रेड अभी सिर्फ कोई अपना गेहूँ बेचो और ये लाओ ऐसे नहीं है। ये टेक्नोलॉजी एरिया में भी ट्रेड हो सकती है, सॉफ्टवेयर में भी ट्रेड हो सकती है। काफ़ी एरियाज है जिसमें ये कोऑपरेशन करके दोनों देशों को एक बढ़ोतरी मिले और अपने दोनों देशों की समृद्धि के लिए ये किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी बाजारों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। डाउ जोन्स S&P 500 में 1.5% से ज्यादा का उछाल रहा। डाउ जोन्स नेस्डैक इंडेक्स में करीब 2% की तेजी रही। क्रूड की कीमतों में भी जोरदार तेजी है। अमेरिका में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कल राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। 48 घंटे पहले हुए सर्वे में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बढ़त बना ली है। हालांकि दोनों के बीच अभी भी कांटे का मुकाबला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल NBC न्यूज पोल के ताज़ा सर्वे के मुताबिक हिलेरी को 44% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि रिपब्लिकन नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप को 40% वोट मिले हैं। सर्वे के मुताबिक आम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के टेम्परामेंट और हिलेरी पर लगे आरोपों में से किसी एक को चुनना है, जो काफी कठिन होता जा रहा है। अमेरिका के सट्टा बाजार में राष्ट्रपति चुनाव पर लगा अब तक का सबसे बड़ा सट्टा। सटोरियों ने हिलेरी क्लिंटन पर लगाया था। भारत में भी लगा 600 करोड़ का सट्टा। सूत्रों के मुताबिक सटोरियों ने फाइनल रिव्यू के बाद जारी किए सबसे ताज़ा रेट। सटोरियों का दावा है कि हिलेरी क्लिंटन पर सटोरियों ने दाव लगाया है। सटोरियों का अनुमान है कि हिलेरी बनेंगी अमेरिका की राष्ट्रपति। सटोरियों की पसंद में डोनाल्ड ट्रंप पीछे रहे हैं और सट्टा बाजार में पिछले हफ्ते दोनों के बीच बराबर का मुकाबला था। हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने कांटे की टक्कर वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं को रिझाने की आज आखिरी कोशिश है। इस चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी का ईमेल कांड और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी का यौन उत्पीड़न के आरोपों जैसे विवाद भी साथ साथ चल रहे हैं। FBI ने हिलेरी क्लिंटन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनके नए 1000 ईमेल्स में कुछ भी गलत नहीं पाया गया, इसलिए उन पर किसी तरह का मामला नहीं बनता। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और चुनाव से पहले अमेरिका में बड़े भारतीय कारोबारी संत सिंह चटवाल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। चटवाल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझ नहीं है, जबकि हिलेरी क्लिंटन भारतीयों की समस्या समझती है।
लहरी के ईमेल से जुड़े मामले पर भी चटवाल बोले। उन्होंने कहा कि जांच जुलाई में ही खत्म हो चुकी है। FBI पहले ही ऐलान कर चुकी है कि ये सभी ईमेल्स फर्जी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले मुंबई में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ हुआ। मुंबई के कांदिवली इलाके में साईं धाम मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था अमेरिका में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की कामना करना। इस यज्ञ में विजय यंत्र और शासन करने के मंत्र पढ़े गए। यज्ञ करने वाले पंडितों का कहना था कि चूंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत आतंकवाद है और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि वो अगर राष्ट्रपति बने तो वो आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी जान लगा देंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वन रैंक वन पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। CWC की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। तबीयत खराब होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक में शामिल नहीं हुई। राहुल गांधी का NDTV पर बैन के बहाने मोदी सरकार पर निशाना। कहा, सत्ता के नशे में चूर है सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने सिविल सोसाइटी को सवाल पूछने से रोका। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का राहुल गांधी को जवाब। कहा, लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोकतंत्र की बात न करें। नायडू ने कहा कि ये राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है और कांग्रेस शासन में मीडिया को सेंसरशिप करना पड़ा। लोकतंत्र आज पहले से काफी जीवंत है। आज लोगों को लगता है कि उनकी भी सरकार में भागीदारी है। आज कांग्रेस की बैठक में आवाज उठाई गई कि देश के करोड़ों लोगों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष का पद राहुल गांधी संभाले। ये पहली बार है जब स्ट्रांगली राहुल गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने की मांग हुई है। मनमोहन सिंह ने भी ये मांग उठाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज भाजपा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में कई आपराधिक तत्व, बदमाश और माफिया हैं। एक मूवी के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान 3 एक्टर हेलीकॉप्टर के जरिए 100 फीट की ऊंचाई से झील में कूदे। इनमें से 2 डूब गए। माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जल्द ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाने का भरोसा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने 1 हफ्ते के अंदर स्कूल जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। जम्मू कश्मीर में हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए। 122वें दिन भी बंद रहा श्रीनगर। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सीज़फायर तोड़ा। सुबह 9 बजे के करीब जम्मू के मेडर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना, पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। यहां के वनगाम इलाके में रविवार रात से ही फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद गुरसेवक सिंह को आज पंजाब के तरन तारण में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आतंकी हाफिज सईद की गीदड़ भपकी का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में लश्कर चीफ हाफिज ने दावा किया कि भारत की तरफ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान से एक दुल्हन बारात लेकर राजस्थान पहुंची। कराची से आई प्रिया बछानी की आज जोधपुर की नरेश टेवानी के साथ शादी हो रही है। दिल्ली के सदर बाजार में आज भीषण आग लग गई। ये आग सदर बाजार के पास की झुग्गियों में लगी।
मौसूल का गढ़ बचाने के लिए आईएस आतंकियों की आखिरी लड़ाई, आज आत्मघाती दस्ते को झोंका। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने ईशांत शर्मा को दी नसीहत, कहा विकेट लेने के लिए ईशांत को मेहनत की जरूरत। चयनकर्ताओं को हटाने पर हाईकोर्ट ने डीडीसीए को लताड़ा, पूछा क्यों किया तीनों सिलेक्टर्स को बाहर। अतुल वासन, निखिल चोपड़ा और मनिंदर को निकाला गया था बाहर।